बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई 27वीं आईनी तरमीम तैयार हो चुकी है और वो आजकल में पार्लियामेंट में पेश होने वाली है? और अगर ऐसा है तो क्या उसके सिर्फ ये दो मकासद हैं? एक, जजेस की एक से दूसरे हाई कोर्ट में उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र की जा सके। दो, आईनी बेंचेस को आईनी अदालतों में तब्दील किया जा सके। क्या इन मकासद को हासिल करना हुकूमत के लिए इस वक्त नागुज़ीर है? बिल्कुल नहीं। उसका काम तो इन दोनों मकासद को हासिल किए बगैर भी चल रहा है। ये ठीक है कि अगर आपने किसी चीज़ को फ़तह कर लिया हो और आपका पेट ना भरे और आप कहें कि नहीं मैंने इसे मज़ीद भी फ़तह करना है, तो आप ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन जो जजेस और जो अदालतें पहले ही मुकम्मल तौर पर मती बनकर 100% हुकूमत का हर हुक्म मान रही हैं, उनको मज़ीद मती बनाकर आखिर हुकूमत अचीव क्या कर लेगी? तो क्या हुकूमत इतनी बेवकूफ़ है कि वो किसी बड़े मकसद के बगैर 27वीं आईनी तरमीम ला रही है? ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। हुकूमत के साथ साथ एक दूसरी हुकूमत होती है पाकिस्तान में, जो कि असल हुकूमत होती है। और वो असल हुकूमत चाहती क्या है? वो ये चाहती है, जो जिसका वो बार बार इजहार कर चुकी है, कि ये जो काने हैं फ़र्ज़ कर लें बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें शेल गैस है या जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिन पर आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। दुनिया में रेयर अर्थ मेटल की जो मार्केट है उसका गालिबन 35% से ज़्यादा हिस्सा चीन के कब्ज़े में है, और अमेरिका बहुत परेशान है कि उसके पास रेयर अर्थ मेटल की मोनोपोली क्यों नहीं है। लिथियम बैटरियां हों, बेशुमार चीज़ें आजकल के जदीद ज़माने में जो जदीद सनतों के लिए चाहिए, मोबाइल, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और न जाने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं आजकल के ज़माने में जिनके लिए इन रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है, और इन पर चीन की मुकम्मल मोनोपोली है इसकी इंटरनेशनल मार्केट पर, और अमेरिका कहीं भी नहीं है इस पूरी लिस्ट में, जिसका उसे बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर रेयर अर्थ मेटल्स के ऐसे कोई 6-7 ज़खायर रेकोडेक जैसे मज़ीद कम अज़ कम ज़रूर हैं माहिरीन के मुताबिक। इन तक रसाई देने के लिए बलूच एक बहुत बड़ा रुकावट है रास्ते में, और 18वीं आईनी तरमीम ने यह हक दिया है हर सूबे को कि वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका बुनियादी मालिक है। लिहाजा ये ओनरशिप नहीं चाहती हुकूमत के अंदर वाली जो हुकूमत है पाकिस्तान में, यानी कि असल हुकूमत, वो ये चाहती है कि ये ओनरशिप सूबों के पास से वफाक के पास मुंतकिल हो जाए, यानी कि उसके पास मुंतकिल हो जाए। और वो चाहे तो FWO को ठेका दे, चाहे तो अमेरिका को दे, चाहे तो जिसको दे और जितनी मर्जी परसेंटेज पर दे, जैसे भी दे। और फिर जो आमदन आए उन ठेकों से, उस पर भी ज़्यादा हक वफाक का हो, ताकि वो उस पैसे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर सके, ना कि सूबों के वज़ीर आलाओं के पास ये इख्तियार आ जाए कि वो पैसे के हकदार बनकर बैठ जाएं। ये रुकावट एक तो ख़त्म करना चाहती है असल हुकूमत। दूसरा, जो शेयर है वफाकी बजट में, वो तकरीबन 56% से ज़्यादा तो सूबे ले उड़ते हैं और वफाक के पास 44% बच जाता है। ये भी हिस्सा कम करना चाहती है असल हुकूमत। वो ये चाहती है कि सूबों को कोई 40% या चलो 45% तक पैसे वफाक दे दे, और 55%, 56% या 60% हिस्सा बजट का वो वफाक अपने पास रखे। इससे फिर डिफेंस बजट भी बढ़ सकेगा और भी बहुत कुछ हो सकेगा। आप समझ तो गए ये। चुनांचे ये वो मसाइल हैं जिनको एड्रेस करवाना चाहती है असल हुकूमत। इसके अलावा एक और मसला है जो कि आजकल बार बार निकल रहा है, वो है सूबों का, यानी मज़ीद सूबों के बनाने का। मज़ीद सूबे बनाना भी असल हुकूमत का ही एजेंडा है, वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का एजेंडा नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं मरसों मरसों सिंध न डेसू, यानी वो सिंध को तकसीम करना, यानी कराची को अलग सूबा बनाना तो दूर की बात, जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हर डिवीज़न को एक सूबा बना दिया जाए, या कम अज़ कम हर सूबे के कोई 4-4, 5-5 सूबे बना दिए जाएं, ये वाला आइडिया बिलावल भुट्टो अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम बिलावल भुट्टो की जमात ने की थी, जिसको वो अपना क्रेडिट मानते हैं। सुबह दोपहर शाम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपना क्रेडिट क्लेम करते हैं कि 18वीं तरमीम उन्होंने पास करवाई, जिसमें सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया गया, जिसमें सूबों के रिसोर्सेस का सूबों का हक तस्लीम किया गया कि उनके रिसोर्सेस उनकी मर्ज़ी, वो जैसे मर्ज़ी उस पैसे को इस्तेमाल करें, खर्च करें, उस पैसे पर बुनियादी हक उनका है।
یہ حق واپس لینا ہے، صوبوں سے چھیننا ہے اور وفاق کو دینا ہے۔ اگر یہ حق واپس دینا ہے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کر کے دینا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر سندھ کو دوبارہ کئی صوبوں میں تقسیم کرنا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے کرنا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اور وفاق کا جو بجٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے بجٹ میں وفاق کا شیئر کم اور صوبوں کا شیئر زیادہ کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے، یہ بھی اگر واپس کرنا ہے تو اس سے بھی پیپلز پارٹی اپنا ہی تھوکا چاٹے گی۔ یہ وہ کیسے کرے گی یہ تینوں کام؟ یعنی وفاق کا بجٹ میں شیئر زیادہ کر دیا جائے، صوبوں کا کم کر دیا جائے، تو جو پیپلز پارٹی نے خود جو کام کیا ہے وہ اس کو ریورس کر دے۔ صوبوں کے ریسورسز پر وفاق کا حق تسلیم کر لیا جائے یا زیادہ بڑا حق وفاق کا تسلیم کر لیا جائے، یعنی پیپلز پارٹی اپنے ہی کیے کو ریورس کر دے۔ اور سندھ کو تقسیم کرنے پر آمادگی، یعنی پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ تینوں کام پیپلز پارٹی کیسے مانے گی؟ اور خود این ایف سی ایوارڈ اور صوبوں کو تقسیم نہ کرنا تو نون لیگ کی بھی شدید خواہش ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ سب سے طاقتور ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرکز کی حکومت نون لیگ کو نہیں ملتی مگر پنجاب کی حکومت مل جاتی ہے، لہٰذا وہ پنجاب کو تقسیم کرنا کی بالکل قائل نہیں ہے۔ نون لیگ کسی بھی صورت پنجاب کو یعنی کہ کئی صوبے بنانے میں پر آمادہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہ مسائل ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو اس میں ہوں گے، اور ان پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیسے اکٹھی ہوگی، اور اگر وہ اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا وہ اپنے ووٹرز کو کبھی فیس کر پائے گی؟ بلکہ چھوڑیں ووٹرز کو، کیا وہ اپنے آپ کو کبھی فیس کر پائے گی؟ بہت مشکل کام ہے۔ غلامی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے مفادات ہوں، مجبوریاں ہوں، عمران خان نام کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہو تو آپ غلامی پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کتنا؟ ظاہر ہے غلامی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ جو عامر سہیل کا شعر یاد آ گیا کہ تیرے کہنے پہ میں ناچ رہا ہوں لیکن زندگی تیرے پیر کی پائل تو نہیں ہو سکتی۔ تو آپ غلام بن سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ۔